हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर डिबेट करने चल रहे हैं, चर्चा करने चल रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है लास्ट 5 ईयर से लगातार इस पर डिबेट हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, कई सारी इसमें कंट्रोवर्सीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। क्या वजह है जिसके चलते इसका अपोज़ किया जाता रहा है, हम उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। और ये टाइमिंग जो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन हुआ है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे और उस पर हम बात करेंगे कि ये क्यों टाइम चुना गया और क्यों इस समय ही, इस वक्त ही इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अगर हम सीएए की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है, ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2000 और दिसंबर 19 में लाया गया था, और जिसके चलते जो इंडिया के 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं, जैसे कि हिंदूज़, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, उनके जो रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग हैं और उनको ये सिटीज़नशिप देने का प्रोविज़न करता है। हालाँकि इसमें मुस्लिम्स जो वहाँ पर परसिक्यूशन के शिकार हैं, वो उनको शामिल नहीं किया गया है। तो हम इस पॉइंट ऑफ इस पर बहुत चर्चाएँ हो चुकी हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ रेफरेंस के लिए इस पर हम थोड़ा-सा बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये इम्प्लीमेंटेशन लाया गया, क्यों लाया गया, इस पर हम बात करने चल रहे हैं। क्योंकि जब आज से 5 साल पहले सीएए को रोका गया था, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि उस वक्त जब पूरे नेशन वाइड अगर हम देखें तो जिस तरीके से एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ था, इसका एक सिंबल बन करके उभर करके सामने पूरी दुनिया के आया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके चलते कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश के जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी स्ट्रेंड हो रहे थे। तो सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड आया कि चूंकि अभी इसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए, इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन को आगे तक के लिए रोका जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके चलते जो एनपीआर था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसका काम भी रुका। और फिर जो हमारे कहाँ एक ट्रेडिशन रहा है कि 10 ईयर्स के ऊपर एक पॉपुलेशन इंडेक्स होता है, सेंसक्स होता है, वो भी काम अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन अभी अचानक इलेक्शन से 2024 के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से एक बार सीएए के जो एक पिटारा है वो उसको खोला है, और इसके चलते इसको लागू भी कर दिया गया है। और फिर इसी के चलते जो है ऑल यूनाइटेड मुस्लिम लीग जो है उसने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल की है, और उस पिटीशन के जरिए से ये मांग की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस वक्त ही क्यों इसको लागू किया है, जबकि अभी भी इसके रूल जिसके चलते इसे 5 साल पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि एब्सेंस ऑफ रूल इसका एक काज था जिसके चलते इसे लागू नहीं किया गया। आज भी वो रूल फ्रेम नहीं हुए हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों इसको अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। और अगर हम देखें तो इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। अगर आर्टिकल 14 की बात करें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और इसके चलते कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर नेशन है, तो इस सेकुलर नेशन में कहीं ना कहीं ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग जो रिलीजन के मानने वाले माइनॉरिटीज़ हैं, उनके परसिक्यूटेड लोगों को अगर आप अपने यहाँ नेशनल सिटीजनशिप एक्ट के तहत ला करके उन्हें भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप देना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिम्स के साथ ऐसा क्यों नहीं। अगर हम ये मान भी लें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री देश हैं, तो फिर हम इस मामले में रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं जो कि म्यांमार से हैं, उनके लिए भी सिटीजनशिप में प्रावधान किया जा सकता था, प्रोविज़न किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ऐसी तमिल जो मुस्लिम्स हैं जो कि सिंगली जो श्रीलंका के मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके परसिक्यूशन के शिकार रहे हैं, तमिल मुस्लिम, तमिल हिंदू भी परसिक्यूशन के शिकार रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा प्रोविज़न खास करके इस अमेंडमेंट एक्ट में सीएए में नहीं किया गया है। तो फिर कहीं ना कहीं ये राइट टू इक्वालिटी के वायलेट करता है। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम को जो है जो हमारे लिए रिलीजियस फ्रीडम का राइट दिया गया है, उसका ये कहीं ना कहीं वायलेशन करता है। और फिर अगर हम देखें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सेकुलर तो जो वर्ड जो है वो इंडियन प्रीएम्बल में लाया गया है, बहुत बाद में लाया गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए से इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूड किया गया था। मेन जो बेसिक हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि हमने 1949 में एनेक्ट किया था, वो उसमें सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में नहीं था। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, वो उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट वो जो है सेकुलर है। इसीलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे का प्रोविजन आया है केशवानंद भारती केस से, उसमें भी ये बात कही गई है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म को मानते हैं, फिर ये वायलेशन क्यों हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी जो है मुस्लिम्स के साथ क्यों नहीं हो रही है। और अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ इसका देखें, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग जो शिकार होंगे सीएए के, वो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं। और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, खाली उसमें मुस्लिम ही शामिल नहीं है। और असमिया लोग जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर या बेस पर इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, वो असमिया कल्चर की अस्मिता के नाम पर इसका विरोध करते हैं। फिर इसमें हिंदुओं को शामिल करके कहीं ना कहीं जो असम की संस्कृति है, असम का जो कल्चर है, तहजीब है, वो तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि इसका मकसद कहीं ना कहीं सिटीजनशिप देने के बजाय एक पोलराइजेशन को बढ़ावा देना है। और इसका कहीं ना कहीं एम जो है मुस्लिम्स के बीच में मार्जिनलाइजेशन को लाना है, क्योंकि और पॉलिटिकल गेन को भी हासिल करना है। और इस टाइम को जो चुना गया है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को फोकस करता हुआ ज्यादा दिखता है, क्योंकि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत नेसेसरी था तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत पहले लेकर के आ सकती थी। इसके रूल्स जो है फ्रेम किए जा सकते थे, अभी तक इसके रूल फ्रेम नहीं किए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो हमारा पॉलिटिकल फंडिंग का जो एक कानून था उसको अभी कैंसिल कर दिया, फिर उससे जुड़े हुए डाटे को जो है मांगा। और अभी हाल ही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन 12 आवर्स या 14 आवर्स आपको जो है ये डाटे आपको देने हैं, और आज ये डाटा प्रोवाइड भी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट करने का भी ये एक फंडा हो सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो ये चीज भी देखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम इसको राइट टू इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव में देखें, सेकुलरिज्म के जो ब्रॉडर हमारा स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इंडिया का जो एक ढांचा है, इंडिया का जो सोसाइटी है, उसमें जो है सेकुलर फैब्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं तो डेफिनेटली इस तरीके का कोई भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। जबकि आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 में भी जो है किसी भी बेस यानी रिलीजियस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम इस पर अपनी एक बात रखना चाहते थे कि हम सब इसको देखें किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है। और इस टाइम मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको बहुत पीसफुल माइंड से, कूल माइंड से डिसीजन लेना है कि किसी भी ऐसे स्टेप को ना लें, किसी भी इस तरीके के स्टेटमेंट को जारी ना करें जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे इलेक्शन का जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाए। जो मेन थीम है इलेक्शन की, जो हमारे गवर्नमेंट के बदलाव के लिए जो 5 साल पर इलेक्शन होते हैं ताकि हम अपने कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, डेवलपमेंट के इशू हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जिस तरीके के चैलेंजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री फेस कर रही है। एक मालदीव जैसा छोटा सा कंट्री जिस तरीके से चाइना के साथ अपने रिलेशन को ग्रो कर रहा है, इंडिया के पाकिस्तान और चाइना के साथ तो रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रेंड है, और हम कभी भी टू फ्रंट वार का सामना कर सकते हैं जिस तरीके के इक्वेशंस दोनों देशों के बीच में उभर करके सामने आ रहे हैं। हमें अपने रिलेशन को बांग्लादेश के साथ मेंटेन करना है, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी बांग्लादेश पर अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है, और सीए और एनआरसी का जो ये पूरा एक डायनेमिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में हमें रखना है, और अभी 2024 के इलेक्शन में हम अच्छे तरीके से जाएं और एक ऐसी गवर्नमेंट को लेकर के आएं, वो आप अपने वोट को इस्तेमाल अपने डिस्क्रिशन से करें, अपने विवेक से करें, लेकिन एक ऐसी सरकार के लिए, एक ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट करें जो देश को आगे ले जाने की बात करता हो, जो देश को जोड़ के रखने की बात करता हो, जो डिवीजन के बजाय
इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता हो। ये आज का हमारा वीडियो रहा। आप अपने कमेंट हमको दे सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच।